गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे थे बड़े भाई साहब, है ना, जिसके लेखक है प्रेमचंद। 2 कक्षाएं हो चुकी, आपको ये तीसरी कक्षा में फिर से 2 बार बता चुकी हूँ कि क्या है कि पहले जो थे बड़े भाई साहब जो थे साल में क्या क्या फर्क था दोनों में, किस तरह से दोनों बड़े भाई साहब डांट टपट करते थे, किस तरह से छोटे भाई कक्षा में प्रथम आए, प्रथम आने के बाद किस तरह से बड़े भाई साहब प्रथम आने की खुशी न मनाकर फिर उसे किस तरह से डांटे। ठीक है, इतना ही सुना था हमने। उसके बाद आगे और देखिए, फिर सालाना इम्तिहान हुआ। एक बार हो चुका था एग्जाम, है ना, 3 साल का फर्क था, अब 2 साल के फर्क रहा। फिर से वार्षिक परीक्षा हुई। वार्षिक परीक्षा हुआ, मैं पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। जो बड़े भाई साहब थे वो फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। छोटा भाई था जो लेखक था प्रेमचंद थे, वो बिल्कुल मेहनत नहीं किया। क्यों मेहनत नहीं कर पा रहे थे? उनका तो पूरा ध्यान मैदान में रहता था, तो बिल्कुल नहीं कर पाए। मुझे खुद आश्चर्य हुआ। मुझे साहब के प्राणांत परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। इस बार था जो वो रो पड़े, उनके बड़ा दुख हुआ बड़े भाई साहब को। बेचारे खूब मेहनत की, खूब पढ़े, है ना, वो रात तक पढ़े, फिर सुबह से उठ के पढ़े, उसके बावजूद भी वो फेल हो गए। यह सुनकर उन्हें रोना आ गया। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब का इतना दुख न होता। छोटा भाई साहब जो था, जो छोटे भाई थे लेखक, अगर वो फेल होते तो शायद दोनों में इतना दुख नहीं होता, लेकिन वो पास हो गए, जिसकी वजह से उसे लगा कि शायद मैं भी अगर फेल होता तो भाई को इतना दुख नहीं होता। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल कितने क्लास का फर्क है? पहले 3 था, वार्षिक परीक्षा हुआ, 2 रहा, फिर वार्षिक परीक्षा हुई, अब सिर्फ एक क्लास रह गया, दोनों में अंतर, है ना। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कई भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, किस आधार पर मुझे सुनाएंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से लग रहा है कि अब अगर मान लो फेल हो गए, 1 साल के फर्क है, अब अगर मान लो इस बार भी फेल हो गए तो दोनों सेम क्लास में रहेंगे, तब फिर क्या रहेंगे? भाई साहब मुझे ठीक इसी तरह सुनाएंगे जिस तरह अभी सुना रहे हैं, इतना डांट रहे हैं मुझे, तो क्या इसी तरह से फिर से मुझे डांटेंगे, है ना। ये सब विचार आता है, लेकिन फिर भी वो सब विचारों को अपने दिमाग से वो निकाल देते। क्या सोचते हैं निकाल कर? क्योंकि वो, मैंने आपको बार बार बताया, छोटे भाई साहब जो थे प्रेमचंद जो थे, वो अपने बड़े भाई साहब की बहुत इज्जत करते थे। तो वो क्या सोचे कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शायद उनके उपदेशों से ही ऐसा हुआ कि मैं जो था धनाधन पास होते गया, क्लास में फर्स्ट आता गया, है ना। उनकी वजह से ही मैं क्लास में फर्स्ट आ सका हूँ। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने ही लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा है। थोड़े नरम पड़ गए, 2 बार फेल हो गए हैं तो एकदम चुप हो गए। बहुत ही कम डांटते थे, बहुत कम बोलते थे। मेरी स्वच्छता भी बढ़ी, उसकी आजादी बढ़ गई। फिर से जो पहले था अभिमान हो गया था, रावण को उदाहरण दिया, इसका उदाहरण दिया, उसका उदाहरण दिया, फिर वो एकदम चुप हो गए, फिर चुपके छुपके खेलने जाते थे। अब लेकिन फिर उसकी जो है पर निकल आए, है ना, आजादी बढ़ गई। उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। सोच रहा है कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं तो किसी भी हालत में पास हो जाऊंगा, तो मैं क्यों खेलना छोड़ूं, है ना। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। रोज दिन भर डांटने की वजह से, बड़े भाई साहब डांटने की वजह से लेखक जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते थे, अब वो पढ़ाई भी बंद हो गई। अब वो पढ़ाई भी वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं कक्षा में पास हो ही जाऊंगा। अब तो सचमुच मुझसे घमंड बढ़ गया है ना। मुझे कण कौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। क्या होता है ये कण कौवे? कण कौवे नहीं होता है पतंग उड़ाना, पतंगबाजी करना, है ना, पतंग उड़ाते हैं। तो ये एक नया शौक आया और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं
भाई साहब का अदब करता था, मतलब इज्जत करता था, और उनकी नजर बचाकर कनकौए उड़ाता था। माझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है, फेल हो गए हैं बोलकर वो उनकी इज्जत वो कम कर रहे हैं, ये उनको नहीं बताना चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि मैं उनकी नजरों से छिप कर भागना नहीं चाहते थे, है ना। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मैं उन आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झुमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन में नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ जा रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। अभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे हैं जहाँ सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्राम, ना गाड़ियाँ। आप लोग देखे कभी कटी पतंग उड़ाते हैं, है ना, धागे से पतंग को उड़ाया जाता है। तो पतंग को जिस तरह से धागे से उड़ाकर इसको बता कर ये किया जाता है, तो वो जो पतंग उड़ रही है अगर वो टूट गई, है ना, पतंग टूट गई, तो जो बच्चे रहते हैं, जो बाकी बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, उस पतंग को लेने के लिए दौड़ते हैं, जो धागा से पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, उस पतंग को वो लेने के लिए दौड़ते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये भी जो पतंगबाजी कर रहे थे, उसके बाद एक कटी पतंग दिखी जो उड़ती हुई जा रही थी। तो जो है लोग उसी की तरफ, ऊपर की तरफ देखते हुए, आकाश की ओर देखते हुए, नीचे गाड़ी घोड़ा जो है कुछ भी ना देखते हुए उस पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। आया समझ में यहाँ तक? पतंग को दौड़ रहे थे, पतंग लेने। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था, है ना। दौड़ते थे रोज इसी तरह से, दौड़ते खेलते पतंगबाजी करते। तो एक दिन अचानक से इसने क्या किया कि कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी, आंखें जो थी आसमान, पतंग उड़ रहा है उसको पकड़ने के लिए ऊपर ही देखेंगे, तो ऊपर की ओर देखते हुए दौड़े जा रहे थे और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झुमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गी और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने में दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, मोटर कारें न गाड़ियां थी। सहसा भाई साहब की मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। हर कोई पतंग लूटने जा रहा था। मैंने बताया कि जो कटी पतंग है, उस कटी पतंग को देखने के लिए पतंग कहाँ जा रही है देखते हुए लोग क्या करते, ऊपर देखते हुए दौड़ रहे हैं, है ना। ऊपर देखते हुए दौड़े जा रहे, आगे क्या है पीछे क्या, कुछ नहीं देखते, सिर्फ दौड़ रहे हैं ऊपर देखते हुए कि पतंग किस तरफ जा रही है। और ये दौड़ते दौड़ते, जैसे ही दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते नेक्स्ट कर रहे थे, तो उसने क्या किया कि पतंग को देखकर उसने आगे भागकर उसने कनकौए को जो देखे और अचानक से उसकी जो थी आंखें में जो कुछ अपनी पोजीशन का ख्याल न रखते, जो उनके जो भाई थे, है ना, वो जो थे बेतहाशा दौड़े जा रहे थे और उसकी वजह से सभी मानो उस पतंग की ओर देखकर दौड़े जा रहे थे। अचानक से उसके भाई से मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ठेले में के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती, है ना। ठेले में दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है। कौन? जो पतंग देखते हुए ऊपर की ओर देखते हुए दौड़ते जा रहे हैं, उन्हें देखकर वो क्या सोचे, बस उसे अचानक से देखकर बाजार से आते हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़कर उसे डांटने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती है। फिर से वही दौड़ने डांटने लगे, तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं है कि नीचे जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में हो। यहाँ पर भी जमात ये नहीं होता है कक्षा, है ना, यहाँ पर भी जमात ये नहीं होता है कक्षा। तो इसमें आ गए मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। तुम किस पोजीशन में हो? तुम अभी 8th क्लास में हो, है ना, तुम 8th क्लास में, मैं 9th क्लास में, सिर्फ एक कक्षा तुम मुझसे छोटे हो, कम में हो, तो तुमको अपनी कम से कम पोजीशन का तो याद रखना चाहिए कि तुम इस तरह से खेल रहे हो। एक जमाना था कि लोग 8वीं दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते हैं, है ना। जब जमाना था कि 8th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता था, 8th क्लास पढ़ना बोलने से 8th क्लास में बहुत अच्छा पढ़ लिए सोचते हैं, है ना, तहसीलदार बना दिया जाता है, अकाउंटेंट को बना दिया जाता है। लेकिन अब डिग्री करने वाले भी खाली बैठे हैं।
मैं कितने ही मिलिट्रियों का जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे में डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी महादादी में काम करते हैं और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कण कौओं के लिए दौड़ रहे हो, है ना। तुम 8th क्लास में पढ़ रहे हो, तो 8th क्लास पढ़ने वाले को कितने सारे लोगों को बता रही जो अच्छी अच्छी पोस्ट में है, और तुम 8th क्लास में पढ़ रहे हो और तुम ऐसे लौंडों के साथ में बाजारी जो लड़के हैं, ऐसे लड़कों के साथ में जो बेकार लड़के हैं, ऐसे लड़कों के साथ में तुम खेल रहे हो। मुझे तुम्हारे इस काम पर अगली बात दुखी होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़हन किस काम को जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर दे। मतलब तुम बहुत एक होशियार हो, तुम एक होशियार बच्चे हो, लेकिन ऐसी होशियारी का क्या काम है? तुम्हारी होशियारी का क्या काम है? ऐसा होशियारी क्या मतलब क्या है जिसमें तुम अपनी आत्मगौरव की हत्या कर रहे हो? तुम, है ना, तुम अपने दिल को समझते हो कि मैं भाई साहब से मतलब एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है ना, तुम्हारी गलती है। तुम सोच रहे हो कि अब मैं इससे सिर्फ एक कक्षा नीचे हो तो तुम्हें अब मेरे भाई साहब को कुछ कहने की हक नहीं है, तो ये बहुत गलत सोच है तुम्हारी। मैं तुमसे कितने साल का बड़ा हूँ? 5 साल का। और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे से समकक्ष हो जाओगे, तो आगे भी निकल जाओगे मुझसे, और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे मेरे से। लेकिन मुझसे और तुममें जो 5 साल का अंतर है वो तुम्हें खुदा भी नहीं मिटा सकता है। जो 5 साल का अंतर है, जो बड़े भाई से छोटे भाई में जो साल का अंतर है ना, ये भगवान भी नहीं मिटा सकता है। तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तुम चाहे एमए और डिफिल और डिलीट क्यों न हो जाओ, समझ किताबें से नहीं आती है, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और होगा भी, है ना। क्या कह रहे हैं कि तुम कभी मत बोलो कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और ये जो 5 साल बड़ा हूँ, इस 5 साल को बड़ा होने का सच जो है वो खुदा भी नहीं मिटा सकता है। भले तुम मुझसे आगे पढ़ो, है ना, तुम मुझसे बहुत आगे पढ़ लो, लेकिन फिर भी उम्र में मैं हमेशा तुमसे 5 साल ही बड़ा रहूंगा। और क्या बता रहे हैं कि जो समझ है वो किताबें पढ़ने से नहीं आती है, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है, वो दुनिया देखने से आती है। उदाहरण दे रहे हैं किसका? अपनी अम्मा का, है ना। कोई दर्जा पास नहीं किया है, हमारी अम्मा जो है कोई दर्जा पास नहीं किया, तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है। दादी भी शायद 5वीं 6वीं जमात के आगे नहीं गए हैं, लेकिन हम दोनों सारे दुनिया की विद्या पढ़ ले। अम्मा और दादा को हमें समझाने का सुधारने का पूरा अधिकार है, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है ना, बहुत ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा भी। अमेरिका की किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र है, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है, एक्सपीरियंस उनको हमसे बड़े हैं, एज में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक्सपीरियंस ज्यादा है। दया न करे, मतलब भगवान न करे आज मैं बीमार हो जाऊं, हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान है ना, आज बीमार हो जाओ तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, दादा को तार देने के सिवा तुम और कुछ ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हो तो किसी को तार ना देंगे, है ना। भगवान न करे अगर मैं बीमार पड़ जाते, दोनों हॉस्टल में है, तो हॉस्टल में है तो क्या कह रहे हैं कि अगर भगवान न करे मैं बीमार पड़ गया तो तुम क्या कर सकोगे, क्या करोगे तुम अगर मैं बीमार पड़ गया तो, है ना। तुमसे कुछ भी नहीं कर सकोगे अगर, लेकिन तुम्हारी जगह में दादाजी रहेंगे तो वो क्या करेंगे? दादाजी, तुम दादा को खबर करोगे, तार दोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकोगे, है ना। और अगर तुम्हारी जगह में दादा रहेंगे तो वो खुद ही पहले क्या करेंगे? मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल नहीं है तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें हम सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो,
अपने घर के उदाहरण दे रहे हैं कि दादाजी किस तरह से हमारे पालन पोषण कर रहे हैं, कितने अनुभव है। और एक उदाहरण दे रहे हैं हेडमास्टर साहब को, देखो MA है कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है, तो भाईजान यह गुरूर दिल से निकाल देना, मतलब घमंड निकाल देना दिल से कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे। अगर तुम यो न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। इतने भाषण सुनने के बाद जो छोटे भाई है उससे लग रहा है कि वाकई में मैं छोटा हूँ, है ना, उससे लघुता यानी छोटेपन का एहसास हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? कैसे करूंगा? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे ही हैं, उछलकर उसकी डोर को पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, है ना। तो इस तरह से क्या बता रहे बड़े भाई साहब कि तुम भले ही कितने भी पास हो जाओ, कक्षा में प्रथम आ जाओ, तुमको घमंड करने का कोई अधिकार नहीं है। भले तुम पीछे मेरे साथ पढ़ो, मेरे से आगे बढ़ो, मेरे से बहुत कक्षा आगे चले जाओ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे 5 साल का जो बड़ा हूँ, इस चीज को भगवान भी नहीं मिटा सकता। मेरा पूरा हक है तुमको थप्पड़ मारने का, तुम्हें समझाने का। उसके लिए उदाहरण क्या देते हैं? अपने दादाजी का उदाहरण देते हैं, हेडमास्टर जी का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि किस तरह से अनुभव, बड़ेपन का जो अनुभव है वो अनुभव किस तरह से काम आता है। ठीक है, धन्यवाद।